नमस्कार। हरियाणा की सियासत में आजकल एक अजीब सी शांति है, लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर सन्नाटा ही होता है। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इसी सन्नाटे के पीछे एक बड़े सियासी भूचाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भूचाल नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में आने वाला है। अटकलें तो जोरों पर हैं, लेकिन आज हम सिर्फ अटकलों पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस संभावित फेरबदल के पीछे की असली रणनीति क्या है, कौन से मोहरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं और किसके रास्ते रोके जा रहे हैं। और इस सियासी शतरंज की बिसात के केंद्र में दो चेहरे हैं। एक तरफ है हरियाणा की राजनीति के शहंशाह कहे जाने वाले 7 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल विज, और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जो तेजी से उभर रहा है, विधायक शक्ति रानी शर्मा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक मंत्री को हटाकर दूसरे को लाने की बात है, या फिर कुछ और बड़ा है, या फिर ये हरियाणा बीजेपी में एक पीढ़ी के अंत और दूसरी की शुरुआत का ऐलान है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत सबसे बड़े किरदार से ही करनी होगी, अनिल विज। हाँ, अनिल विज, अंबाला छावनी से वो चेहरा जो पिछले 30 दशकों से अपराजय रहा है। पूर्व गृह मंत्री, मौजूदा परिवहन मंत्री, उनका अपना एक अंदाज है, एक ऑरा है। बिल्कुल, उन्हें अंबाला की राजनीति का एक अजेय स्तंभ माना जाता है। तो बाहर से देखने पर तो लगता है कि उन्हें हिलाना नामुमकिन है। तो फिर पार्टी के अंदर ऐसी क्या बेचैनी है कि उन्हें बदलने की जरूरत महसूस हो रही है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, सतह पर 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला और सबसे आसान तर्क है उम्र और स्वास्थ्य का। अच्छा। विज साहब अब 70 के पार हैं और सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज रहता है। अब परिवहन और श्रम जैसे विभाग वो बहुत ज्यादा भागदौड़ और समर्पण मांगते हैं। तो एक तर्क ये दिया जा रहा है कि शायद वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन सियासत में 70 की उम्र रिटायरमेंट की तो नहीं होती, बल्कि कई बार तो ये अनुभव का शिखर मानी जाती है। सही कहा। क्या ये सिर्फ एक सुविधाजनक बहाना है? क्योंकि हमारे स्रोत तो कुछ और भी इशारा कर रहे हैं, कुछ विवादास्पद बयानों का जिक्र भी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली वजह शायद यही है। अनिल विज की अपनी एक कार्यशैली है। वो पार्टी लाइन से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और कई बार उनके बयान पार्टी के वो आधिकारिक रुख से अलग हो जाते हैं। जैसे हाल ही में कानून व्यवस्था पर विपक्ष को लेकर दिया गया उनका एक तीखा बयान काफी चर्चा में रहा, जिसकी वजह से पार्टी को एक तरह से असहज होना पड़ा। मतलब ये कि उनका जो बेबाक अंदाज, उनकी ताकत है, वही अब पार्टी के लिए एक सिरदर्द बन रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, आज की बीजेपी एक बहुत ही अनुशासित, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड पर चलने वाली पार्टी है। वहां व्यक्तिगत हीरोइज्म की गुंजाइश कम होती जा रही है। जब स्थानीय निकाय चुनाव सिर पर हों तो पार्टी एक सुर में बोलना चाहती है। एकजुट छवि। हाँ, एकजुट छवि। ऐसे में अगर कोई वरिष्ठ नेता अपनी अलग ही धुन में गा रहा हो तो इससे संगठन की छवि पर असर पड़ता है। ये फेरबदल सिर्फ विज को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी को एक कड़ा संदेश देने के लिए भी है कि संगठन ही सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। क्या पार्टी एक ऐसे नेता को हटाकर, जिसकी जमीन पर अपनी पकड़ है, जो अपने दम पर चुनाव जीतता है, अंबाला में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जोखिम नहीं ले रही? क्या जनता इस बात को आसानी से पचा पाएगी कि उनके सबसे लोकप्रिय नेता को किनारे किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और पार्टी इस बात को जानती है, इसीलिए ये फैसला इतना आसान नहीं है। विज सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। सही बात है। उनके समर्थक उन्हें किसी पार्टी से ज्यादा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बीजेपी की बड़ी सोच को समझना होगा। पार्टी शायद ये दांव लगा रही है कि विज को हटाने से जो तात्कालिक नुकसान होगा, उसकी भरपाई एक नई, ऊर्जावान और अनुशासित लीडरशिप को आगे लाकर भविष्य में की जा सकती है। वो आज एक सीट का जोखिम उठाकर भविष्य की पूरी फसल को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। तो अगर विज की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, तो उस तलवार को पकड़ने के लिए जो हाथ आगे बढ़ रहा है वो है शक्ति रानी शर्मा का। इनका नाम अचानक से कहां से उछलकर सामने आ गया? अचानक नहीं है, ये भी एक सोची समझी चाल का हिस्सा लगता है। शक्ति रानी शर्मा का प्रोफाइल देखिए। वो कालका से विधायक हैं, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, तो क्षेत्रीय समीकरण एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल। और वो अंबाला शहर की मेयर भी रह चुकी हैं, यानी शहरी प्रशासन का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कालका में उनका काम काफी अच्छा रहा है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर उन्होंने जमीनी स्तर पर काफी काम किया है।
हाँ, तो ये सिर्फ महिला या युवा कार्ड नहीं है, बल्कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन का भी मामला लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर पार्टी की रणनीति के 3 बड़े फायदे साफ नजर आते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, क्षेत्रीय संतुलन। अंबाला बीजेपी का गढ़ है। अगर विजेंद्र मंत्रिमंडल से हटते हैं तो उसी जिले से किसी और को मंत्री बनाना जरूरी है, ताकि क्षेत्र के वोटरों को यह ना लगे कि सरकार में उनकी आवाज कमजोर हो गई है। शक्ति रानी शर्मा इस खांचे ने एकदम फिट बैठती हैं। और दूसरा फायदा जाहिर है उनकी छवि से जुड़ा होगा। निश्चित रूप से वो एक युवा और ऊर्जावान छवि पेश करती हैं। अगर उन्हें परिवहन या श्रम जैसा विभाग मिलता है तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करें। वो एक ताजगी लेकर आएंगी जो सरकार की छवि के लिए भी अच्छा है। और तीसरा, जो शायद आज की राजनीति में सबसे अहम है, महिला प्रतिनिधित्व। हाँ, इस पर हमारे स्रोत में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का एक बड़ा दिलचस्प बयान है, जो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा है, शक्ति रानी ऊर्जावान हैं और पार्टी की नीतियों को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर सकती हैं। ये बदलाव महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का भी संदेश देगा। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मंत्री पद नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां लिंगानुपात हमेशा एक मुद्दा रहा है, एक महिला को महत्वपूर्ण पद देना ये पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो एक तरफ विज का दशकों का तजुर्बा और जमीनी पकड़, और दूसरी तरफ शक्ति रानी की ऊर्जा, उनका काम और उनका महिला होना। मामला वाकई दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ विज बनाम शर्मा की लड़ाई नहीं है। हरियाणा की इस कहानी में हमें पूरी बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति की झलक दिख रही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, यह बीजेपी की उस बड़ी राष्ट्रव्यापी रणनीति का हिस्सा है जिसे हम पीढ़ीगत बदलाव या जनरेशनल शिफ्ट कहते हैं। हम देश भर में देख रहे हैं कि कैसे पार्टी धीरे धीरे 70-75 पार के नेताओं को सम्मानजनक भूमिकाओं में, जैसे कि मार्गदर्शन मंडल या राज्यपाल बनाकर, सक्रिय राजनीति से हटा रही है और उनकी जगह और 45 से 60 साल की उम्र के नेताओं की एक नई फौज तैयार कर रही है। और इसका समय भी बहुत कुछ कहता है। नायब सिंह सैनी की सरकार मार्च 2024 में ही बनी है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं और इतने बड़े फेरबदल की बात हो रही है। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए है क्योंकि पार्टी अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो भविष्य के लिए अपनी ए टीम को अभी से तैयार कर रही है। वर्तमान मंत्रिमंडल में 14 सदस्य हैं और 2-3 नए चेहरों के आने की संभावना है। मतलब ये तैयारी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए है। सीधी सी बात है, वे अपनी सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित टीम मैदान में उतारना चाहते हैं। ये कोई नया प्रयोग भी नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा पहले भी कहीं हो चुका है? बिल्कुल। हमें गुजरात का 2021 का उदाहरण याद करना चाहिए। वहां तो एक झटके में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा फैसला था। किसी ने सोचा भी नहीं था। उस वक्त भी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। ये दिखाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के कड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने से नहीं हिचकिचाता, अगर वो उनकी लंबी अवधि की रणनीति में फिट बैठते हों। तो हरियाणा में जो हो रहा है वो उसी गुजरात मॉडल का एक छोटा संस्करण हो सकता है? कहा जा सकता है, हाँ, एक छोटा संस्करण। ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे पर देश भर में चुनाव लड़ती है, जो कि पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ हरियाणा जैसे राज्य में एक मजबूत व्यक्तित्व वाले नेता को संगठन के नाम पर किनारे किया जा रहा है। इस विरोधाभास को जरा समझाइए। ये विरोधाभास ही बीजेपी की आज की सबसे बड़ी ताकत है। इसे हाइपर लोकल या जरूरत के हिसाब से बदलने वाली रणनीति कह सकते हैं। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी संगठन से बड़ा है, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी ये देखती है कि क्या स्थानीय छत्रप पार्टी के लिए संपत्ति है या बोझ बन रहा है। मतलब केस टू केस बेसिस पर? बिल्कुल। अगर कोई नेता संगठन से बड़ा होने की कोशिश करता है या केंद्रीय लाइन का पालन नहीं करता, तो पार्टी उसे बदलने में संकोच नहीं करती। संदेश साफ है, राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा, लेकिन राज्य स्तर पर संगठन ही राजा है। जाहिर है इस पूरे खेल में नैरेटिव की एक बड़ी लड़ाई भी होगी। विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाएगा ही। बिल्कुल।
ये पूरी तरह से नजरिए की लड़ाई होगी। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे वरिष्ठ नेताओं का अपमान और पुरानी पीढ़ी का सफाया कहकर प्रचारित करेंगे। वो कहेंगे कि वफादारों को हटाया जा रहा है। हाँ, वो इसे पार्टी के भीतर की तानाशाही के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अपने वफादार और पुराने नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। और बीजेपी का जवाब क्या होगा? उनका नैरेटिव क्या होगा? बीजेपी इसे नवाचार और प्रगतिशील कदम के रूप में पेश करेगी। उनका तर्क होगा कि ये बदलाव हरियाणा के विकास को गति देने के लिए हैं, कि सरकार में नई ऊर्जा और नए विचार लाने जरूरी हैं। मतलब चेंज फॉर द बेटर का नैरेटिव। हाँ, वो इसे अनिल विज के खिलाफ नहीं बल्कि हरियाणा के पक्ष में एक फैसले के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। वो कहेंगे कि हम एक स्टैग्नेंट तालाब नहीं बल्कि बहती हुई नदी बनना चाहते हैं। अंत में जनता किस कहानी पर यकीन करती है, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। तो आज की इस पड़ताल से एक बात तो साफ है, हरियाणा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव और ऊर्जा, व्यक्ति और संगठन और अतीत और भविष्य के बीच संतुलन साधने की एक बहुत ही सोची समझी और शायद जोखिम भरी रणनीति है। और इसमें एक गहरा संदेश छिपा है। अनिल विज का हरियाणा की राजनीति में जो योगदान है वो अविस्मरणीय है और शायद पार्टी भी इसे सार्वजनिक रूप से मानेगी, लेकिन पर्दे के पीछे से संदेश बहुत साफ है। किसी भी नेता का कद संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की भविष्य की रणनीति सर्वोपरि है। ये नए भारत की बीजेपी का नया दस्तूर है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। जब कोई राजनीतिक दल अपने सबसे अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं में से एक को किनारे कर नई पीढ़ी को आगे लाता है, तो क्या वो सिर्फ भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश कर रहा है या अपने वर्तमान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक को खोने का जोखिम भी उठा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। किसी नेता का दशकों का अनुभव और उसकी जमीनी पकड़ क्या कभी पार्टी की बड़ी रणनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? इसका जवाब शायद हमें आने वाले चुनावों में ही मिलेगा।